Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट से। और 3-4 स्लाइड्स और बची हैं, 5-6 स्लाइड्स और हैं, बस फिर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए, थोड़ी देर की बात और है, पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करके ही रहेंगे इसको, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट कैसे कैसे वेरी करता है, ग्लोब के अक्रॉस कैसे कैसे वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिक जो है, जो हमारे पोल्स हैं, वहाँ पे हमेशा ठंड रहती है ना। तो वहाँ और टेम्परेट रीजन्स हैं जैसे साइबेरिया के या फिर नॉर्थ अमेरिका के, तो यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। तो यहाँ पे वेजिटेशन भी उसी टाइप का रहता है, वेदर भी उसी टाइप का रहता है ना। वेजिटेशन आपको दिखेगा, उस कॉनिफेरस फॉरेस्ट रहते हैं, राइट। इंडिया में आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो जो वेदर एंड क्लाइमेट है वो बेसिकली हमारे वेजिटेशन को भी अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेदर और क्लाइमेट होता क्या है। लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वेदर अलग है कि क्लाइमेट अलग होता है। तो वेदर और क्लाइमेट की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली आप खुद सोचो कि हम लोग वेदर किस चीज़ को बोलते हैं और क्लाइमेट किस चीज़ को बोलते हैं। तो क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है, क्लाइमेट बेसिकली ना लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। कि जैसे मान लो, अब मैं बोलूँ कि भाई जो हिमाचल है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा रहता है। तो मतलब वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कल ठंडा था और आज गर्म है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्लाइमेट मतलब कि कुछ कोई ऐसा पैरामीटर जो बहुत लंबे टाइम से डिफाइन करता है। जैसे मान लो 35 साल से हिमाचल में ठंडी है ना। 35 साल से वहाँ का टेम्परेचर कोल्डनेस में, मतलब कोल्ड रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, ठंडा रहता है ना। तो हम यही बोलते हैं वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, क्योंकि भाई जब से बना है तब से ही ठंडा है और आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, क्लाइमेट इज़ समथिंग दैट इज़ ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 35 ईयर्स या उससे ऊपर, जैसे उस प्लेस का टेम्परेचर और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, जो भी पैरामीटर्स होते हैं ना वेदर के, वो जैसे वेरी करते हैं, उससे कोई हम एक एवरेज आउट करके कंडीशन निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ एन एरिया ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। द मिनिमम पीरियड ऑफ 35 ईयर्स इज डिजायरेबल, ठीक है। 35 ईयर्स मिनिमम डिजायरेबल रहता है कि हाँ भाई 35 ईयर्स तक ऐसा वेदर एटमॉस्फेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम उसका क्लाइमेट डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो राजस्थान है, ठीक है। अब राजस्थान में पिछले 35 साल में ऐसा हुआ है क्या कभी बर्फ़बारी हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ पे हमेशा क्या समर्स बहुत सीवियर पड़ती हैं और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ का क्लाइमेट वार्म है, क्योंकि भाई बहुत टाइम से, बहुत ही ज़्यादा टाइम से, ओवर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर से भी ऊपर, वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वैसे ही हैं, है ना। तो उसका हमने जब एवरेज आउट किया तो हमें वहाँ का क्लाइमेट डिफाइन किया कि भाई वहाँ का क्लाइमेट जो है वो वार्म टाइप का क्लाइमेट रहता है, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या रहता है? क्लाइमेट इज एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ एन एरिया ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम ले लेते हैं, जो कि जनरली 35 ईयर्स रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर उन 35 ईयर्स के अक्रॉस हम उसके ना पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, विंड स्पीड हो गया, और ये सब दुनिया भर के जितने भी वेदर को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स होते हैं ना, उन सबको हम लिस्ट डाउन करते हैं लास्ट 35 ईयर्स से। और फिर उसका हम क्या करते हैं, फिर उसका हम एवरेज आउट कर देते हैं कि भाई एवरेज हम करते हैं, देखते हैं टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना है राजस्थान का, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि -10 डिग्री सेल्सियस आएगा, ऐसा तो नहीं ना, एवरेज टेम्परेचर इतना आएगा। आएगा कुछ 30 या 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आएगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ का क्लाइमेट इस टाइप का है, वार्म क्लाइमेट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्लाइमेट को मेजर करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि क्लाइमेट इज़ मेजर्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजली 35 ईयर्स और मोर। और क्या होता है वो? इट इज़ अ एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है। उन 35 साल में एवरेज पैरामीटर, एवरेज कंडीशंस कैसी हैं, एवरेज एटमॉस्फेयर के पैरामीटर्स कैसे हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब कैसा है, उससे हम डिफाइन करते हैं क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना यार आज रेनी वेदर है, तो वेदर क्या वेरी करता है। आज ठंडी है यार, आज वेदर बहुत ठंडा है ना। इस टाइप से बोलते हैं हम, वेदर बहुत रेनी है।
तो इस टाइप से वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, टुडे इट्स रेनी वेदर, टुमारो इट माइट चेंज, है ना, बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। तो वेदर बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, दोनों में डिफरेंस बस यही है, वेदर बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है और जो क्लाइमेट होता है वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, वेदर कभी कांस्टेंट नहीं रहता भाई, आज गर्मियाँ हैं कल सर्दी आ जाएगी, है ना, आज बारिश है कल सनी डे आ जाएगा। तो वेदर जो है वो चेंज करता रहता है, जबकि क्लाइमेट जो है वो कांस्टेंट रहता है, लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं, बस ध्यान में रख लो, ऐसे क्वेश्चन कभी पूछा तो जाता नहीं है, बट जस्ट ऐसे पता करने के लिए, ठीक है। तो डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब मैंने आपको डोल्ड्रम्स बताई दिए थे कि डोल्ड्रम्स क्या होता है, जो इक्वेटर वाला रीजन होता है, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, जो कि लो प्रेशर रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लो प्रेशर वाला रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम्स। और ये जो इसके ऊपर वाला हाई प्रेशर वाला एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये जो हाई प्रेशर वाला एरिया है, इस जहाँ पे प्रेशर हाई रहता है 30 डिग्री नॉर्थ पे और 30 डिग्री साउथ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ठीक है। और डोल्ड्रम्स क्या होते हैं, ये लो प्रेशर के रीजन्स होते हैं। तो यहाँ से एयर राइज करती है, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे हार्टले सेल बनता है, ऐसे एयर राइज करती है फिर इधर जाती है फिर नीचे जाती है। तो यहाँ पे एयर राइज करती है और यहाँ पे एयर गिरती है वापस, है ना, विंड्स आर काम एंड लाइट, करेक्ट। तो इस टाइप से होता है। और फिर इसके जो हार्टले सेल के बाद आता है वो फेरल सेल होता है, फिर पोलर सेल आता है इधर, है ना, ये सब हमने पढ़ चुके हैं ग्लोबल विंड सर्कुलेशन में, ठीक है। तो फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है, फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन यही होता है कि विंड्स जो हैं वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होती हैं, इसका नाम है एक जो इसको बोलते हैं फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। ये तो हमने पढ़ ही रखा है ना कि भाई कोरियोलिस, हमने पढ़ा ही था कि विंड्स कैसे कोरियोलिस फोर्स से डिफ्लेक्ट करती हैं। जब नॉर्थ में जाते हैं तो राइट डिफ्लेक्ट करती है, चाहे वो इक्वेटर से मैं ऊपर जाऊँ चाहे ऊपर से नीचे आऊँ, तो यहाँ पर राइट में डिफ्लेक्ट करती है। और फिर साउथ में कैसे डिफ्लेक्ट करती है, साउथ में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, चाहे मैं वो इधर से इधर जाऊँ, है ना, चाहे मैं इधर से इधर जाऊँ। तो मेरा मेरा अभी अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा लेफ़्ट ये है, अगर मैं इस साइड फेस करके खड़ा हूँ तो मेरा लेफ़्ट ये है, ऐसे ही मेरा यहाँ पे राइट ये है, यहाँ पे राइट ये है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। ये सारा मैं पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, देखिए जाके अगर नहीं याद आ रहा है तो, है ना। तो इसी को ही जो ये डिफ्लेक्शन है, जो कोरियोलिस फोर्स से जो विंड डिफ्लेक्ट होती है, इसी को हम बोलते हैं फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। अब हम हमने ग्लोबल विंड सर्कुलेशन में हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि यहाँ पे ये जो विंड्स ब्लो करती हैं दीज आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, हमने पढ़ा था ना, दीज आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्लो करती हैं। और फिर ये है 30 डिग्री हमारा, दिस इज 30 डिग्री, फिर यहाँ पे ये हाई प्रेशर आ जाता है, फिर ये लो प्रेशर आ जाता है, तो फिर यहाँ हाई टू लो ब्लो करती हैं। और ये जो ब्लो करती हैं इसको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं। वेस्टर्लीज हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करती हैं, हमने ये सब पढ़ रखा है ना। फिर यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज आती हैं, है ना, ये सब पढ़ रखा है हमने, तो ये सब दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम बस क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि मानसून कैसे आता है इंडिया में, मानसून कैसे आता है, मानसून के टाइम होता क्या है और कैसे आता है। तो देखो ये वाला फिगर देखो, ये वाला, इससे समझ में आएगा मानसून कैसे आता है। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पहले हम ये नॉर्मल कंडीशन देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अभी क्या हो रहा है कि भाई हमारा इंडिया कहाँ पर है, हमारा इंडिया कहीं यहाँ पर है, हमारा इंडिया कहीं यहीं पर है ना, यहीं पर तो होता है इंडिया, यहीं पर ही है, 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है, और ऐसे चल रही हैं हवाएं। तो इंडिया का अगर आप देखोगे ना इस अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन, तो क्या है कि विंड्स यहाँ से यहाँ ब्लो कर रही हैं, विंड्स यहाँ से यहाँ ब्लो कर रही हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ ब्लो कर रही हैं। और लो प्रेशर हमारा कहाँ पर है, लो प्रेशर इधर है, तो बारिश इधर हो रही है, ठीक है, बारिश कहाँ हो रही है, इक्वेटर पे हो रही है। अब क्या होता है जब गर्मियाँ आती हैं, ठीक है, अभी नॉर्मल कंडीशन ये है, ये दिख रहा है आपको नॉर्मल कंडीशन, ये यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है। जब गर्मियाँ आती हैं तो क्या होता है कि सन थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, पहले सन इधर था इक्वेटर के ऊपर, अब समर्स में क्या होता है, ऊपर चला जाता है ना, समर्स में ऊपर चला जाता है, सन ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही मैंने बताया था ना कि जैसे ही सन नॉर्थवर्ड्स मूव करता है, वैसे ही जो लो प्रेशर बेल्ट होती हैं, वैसे ही जो हमारा ITCZ होता है, जिसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, जो ITCZ होता है वो कहाँ ट्रैवल करता है, वो भी साउथ में चला जाता है,
क्योंकि भाई जहाँ सनलाइट ज़्यादा रहेगी वहाँ लो प्रेशर आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ हीटअप ज़्यादा होगा, करेक्ट। तो क्या होता है, ये जो इक्वेटर वाला था ना लो प्रेशर, ये शिफ्ट होके थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हो गया लो प्रेशर। तो अब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अब क्या हो रहा है कि ये है हमारा लो प्रेशर नया वाला, ठीक है, ये है नया लो प्रेशर हमारा, ठीक है। और जो हमारा पुराना वाला लो प्रेशर था दैट वाज दिस, अरे यार ये कौन सा पेन ले लिया, जो नया वाला प्रेशर था हमारा, ठीक है, जो नया वाला प्रेशर था हमारा वो ये था, ठीक है, ये बीच, ये इक्वेटर पे, समझ में आ रहा है ना। इक्वेटर पे पहले लो प्रेशर था, अब सन जो ऊपर चला गया उसने हीटअप करना ऊपर स्टार्ट किया, तो लो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो गया। तो जो लो प्रेशर पहले यहाँ पे था, अब वो लो प्रेशर बेल्ट इधर आ गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि लो प्रेशर का बेल्ट जो है वो शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। इतना समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि लो प्रेशर का जो बेल्ट है वो इक्वेटर से शिफ्ट होकर ऊपर चला गया है, ठीक है। अब देखो, अब आप ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे जो विंड्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे क्यों मूव कर रही थी, क्योंकि भाई यहाँ पे लो प्रेशर था और यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो था और यहाँ पे हाई था, इसीलिए तो ऐसे मूव कर रही थी ना ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए तो इक्वेटर की तरफ ये कन्वर्ज कर रही थी, ठीक है, इसीलिए इक्वेटर की तरफ ये कन्वर्ज कर रही थी, ऐसे करके इक्वेटर की तरफ कन्वर्ज कर रही है ये, क्योंकि लो प्रेशर इधर है। अब जब यही लो प्रेशर मैं थोड़ा ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो क्या होगा, अगर यही लो प्रेशर मैं थोड़ा ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो क्या होगा, मान लो ये बेल्ट इधर आ गया, तो ये जो विंड है जो पहले यहाँ कन्वर्ज हो रही थी अब वो इधर चली जाएंगी, अब वो इधर जाएंगी, है ना, इस इक्वेटर के पास आएंगी, यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे कन्वर्ज होना स्टार्ट करेंगी। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है। देखो पहले इक्वेटर ऐसे था तो विंड्स ऐसे कन्वर्ज कर रही थी, ठीक है, ये इक्वेटर है हमारा, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो विंड्स ऐसे कन्वर्ज कर रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, यही प्रेशर बेल्ट, क्योंकि सन ऊपर शिफ्ट हो गया है, यही प्रेशर बेल्ट यहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये बेल्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, तो क्या हुआ, ये जो विंड पहले यहाँ कन्वर्ज कर रही थी अब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी और यहाँ पे कन्वर्ज होने की कोशिश करेगी, है ना, ऐसे ऐसे इधर कन्वर्ज होने की कोशिश करेगी, ऐसे कन्वर्ज होने की कोशिश करेगी। बट आप ये बताओ कि जब ये इसके इक्वेटर के ऊपर जाएगी तब तो हेमिस्फेयर चेंज हो जाएगा, तब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, तब तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आ जाएगा। तो जैसे ही विंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगी तो क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, राइट में डिफ्लेक्ट करेगी। तो वही होता है बस, ये देखो, ये जो विंड थी, जो ये विंड थी पहले जो यहाँ कन्वर्ज हो रही थी इक्वेटर पे, अब वो यहाँ कन्वर्ज होने का कोशिश कर रही है, पर जैसे ही ये इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है वैसे ही हेमिस्फेयर चेंज हो जाता है और फिर कोरियोलिस फोर्स लगने लगता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमने देखा था कि कोरियोलिस फोर्स कहाँ डिफ्लेक्ट करता है, राइट की तरफ। तो ये विंड जो है ये ऐसे जाके इधर शिफ्ट हो जाती है, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यही जो है वो हमारा मॉनसून लेके आती है, समझ रहे हो। इंडिया इंडिया यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है ना, तो ये जो विंड है जब ये ऐसे जाती है फिर इधर डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये मानसून इधर इस विंड की वजह से आता है, ठीक है, इस विंड की वजह से आता है मानसून इधर। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से जो बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना। ये विंड जाने की कोशिश करती है ऊपर और जैसे ही हेमिस्फेयर चेंज होता है वैसे ही कोरियोलिस फोर्स लगता है और ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। हमने देखा था ना कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो राइट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है, हमने तो ये देखा ही था। पर ये जो विंड थी पहले तो इसका हेमिस्फेयर साउथ सदर्न हेमिस्फेयर था ना यहाँ इनिशियली, बट जब ये ऊपर चला गया और जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो इसका हेमिस्फेयर चेंज हो जाएगा और जैसे ही ये इस वाले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगी वैसे ही ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी और क्या हो जाएगा, और मानसून आ जाएंगे, है ना, मानसून आएगा, ऐसे ही मानसून आएगा। तो इस तरीके से मानसून आता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है कि मानसून कैसे आता है, वो विंड जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स टूवर्ड्स द राइट, और वो राइट वाली जो मॉइस्ट विंड होती है फिर वो बारिश करती है, ठीक है, ये है कंसेप्ट इसका। अब जो ट्रेड विंड्स हैं, यू नो, अब जो ट्रेड विंड्स हैं दीज आर द मोस्ट रेगुलर ऑफ ऑल विंड्स, ये हमेशा ब्लो करती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रेशर इधर रहता है, लो प्रेशर इधर रहता है, तो ये हमेशा ही ब्लो करती रहती हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि इसको मैंने ये आपको बता ही रखा था कि इसको ट्रेड विंड्स नाम कहाँ से पड़ा, क्योंकि भाई ट्रेडर्स जो हैं उस टाइम पे इसको यूज़ करते थे सेल करने के लिए थ्रू ओशियन। जब जैसे मान लो इनको क्या बताएं, जैसे ये मान लो इनको जब यहाँ पे किसी ट्रेडर को इधर से इधर जाना है
तो विंड भाई अपने साथ वाटर भी मूव करती है ना। तो ये लोग जो सेलर्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, वो इन विंड्स के थ्रू सेल करते थे यहाँ से यहाँ, इस कॉन्टिनेंट से इधर कॉन्टिनेंट, तो इसीलिए इसको बोल देते थे ट्रेड विंड्स। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये जो है मॉइस्चर गैदर करती हैं, ऑब्वियसली दीज गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रॉपिक्स। तो ये जो विंड्स हैं, ये इसका क्या है, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है ना, ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है। तो ये जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ये जब ओशियन के ऊपर से ब्लो करती हुई आएंगी, ये पूरा का पूरा बीच में सी है, जब ये इसके सी के ऊपर से ब्लो करती हुई आएंगी तो क्या करेंगे, ये मॉइस्चर उठाएंगी यहाँ से, और जब मॉइस्चर उठाएंगी और ये फिर ईस्टर्न कोस्ट पे हिट करेंगी कॉन्टिनेंट्स के, विद इन द ट्रॉपिक्स चल रही है, ये 30 डिग्री है, पता है ना, ये 30 है और ये 0 है, यहीं पर ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं। तो ये जब यहाँ पे हिट करेंगी ईस्टर्न कोस्ट पे तो क्या होगा, रेनफॉल आएगी, है ना। तो यहाँ से रेनफॉल आएगी, तो वो वही बोल रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जो भी ये ट्रेड विंड्स हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये बेसिकली मॉइस्चर कैरी करके आती हैं और ईस्टर्न कोस्ट पे कॉन्टिनेंट्स की बारिश करती हैं। समझ में आ रहा है ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे ही बारिश होगी, यहाँ ये पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश होती है इन्हीं की वजह से। ठीक है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, अब अच्छा सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो कॉन्टिनेंट्स हैं, हमने देखा था ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो कॉन्टिनेंट्स हैं, बट सदर्न हेमिस्फीयर में इतने कॉन्टिनेंट्स नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ये देखो, अब जो ये इक्वेटर है, अब यहाँ पे बस एक ये है और एक ये है, बस यही है। सबसे ज़्यादा लैंड मास कहाँ है, सबसे ज़्यादा लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में देखो ये वाली जो चल रही है, ये विंड्स चल रही हैं, ये विंड्स देखिए, ये विंड्स क्या हैं, दीज आर वेस्टर्लीज, क्योंकि वेस्ट से आ रही हैं। अब ये जब इधर से आती हैं तब बीच में इनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, समझ रहे हो, यहाँ पे कोई लैंड मास है ही नहीं इसको ब्लॉक करने के लिए। तो ये जो हैं जब मूव करती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ मूव करती हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये जो विंड्स हैं, ये जो वेस्टर्लीज हैं, ये जब मूव करती हैं तो बीच में इनको रेस्ट्रिक्शन देने वाला कुछ भी नहीं है। तो इतना बड़ा सी है, इतना बड़ा ओशियन है पूरा का पूरा, तो ये बहुत फोर्स के साथ ब्लो करती हैं, क्योंकि अपनी पूरी एनर्जी गैदर करते करते, पूरा एक्यूमुलेट करते करते पूरी बहुत एनर्जी के साथ फ्लो करती हैं। तो इसी वजह से इनको जो सदर्न वेस्टर्लीज होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम है श्रीकिंग और स्टॉमी 60s, फ्यूरियस 50s या फिर रोरिंग 40s। इसके नाम है, ये पूछ लेते हैं कि ये जो नाम है वो किससे एसोसिएटेड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं, उनके ही नाम हैं ये। क्या नाम है, रोरिंग 40s, श्रीकिंग और स्टॉमी 60s एंड फ्यूरियस 50s। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है कि इन सदर्न हेमिस्फीयर व्हेन देयर इज़ लार्ज एक्सपेंस ऑफ द ओशियन, मतलब ओशन बहुत ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट्स नहीं है, ओशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, वेस्टर्लीज ब्लो विद ग्रेट फोर्स एंड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती हैं और बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ। एंड दे कॉज मच प्रेसिपिटेशन एंड द सीज आर वॉयलेंट क्योंकि बहुत फोर्स के साथ मूव करती हैं। अब जब विंड्स मूव करेंगे इतने फोर्स के साथ, तो साथ में पानी का वेव भी बहुत सीवियर जनरेट होगा। ठीक है, तो इसी वजह से उसको हम बोल देते हैं रोरिंग 40s, श्रीकिंग और स्टॉमी 60s एंड फ्यूरियस 50s। ठीक है, ये रीज़न है इसका। ठीक है, अब ये ब्रीज और लैंड और सी ब्रीज तो हमने पढ़ ही लिया था ना, कि ये कैसे आता है और ब्रीज कैसे बनता है, ये रिपीटिशन है दोबारा, कि रैपिड हीटिंग इन द हॉट समर्स कॉजेज द लैंड टू हीट अप एंड क्रिएट अ लो प्रेशर विच अट्रैक्ट साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द सराउंडिंग ओशन ब्रिंगिंग टॉरेंशियल रेनफॉल। तो ये क्या बोल रहा है, सेम ब्रीज वाला कंसेप्ट है इसमें। क्या कंसेप्ट है कि भाई समर्स के टाइम क्या होता है, इंडियन कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, और जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि एयर जो है उसके ऊपर वो गर्म हो जाती है और एयर गर्म होकर राइज करती है। और जब ऐसा होगा, जब कॉन्टिनेंट बहुत जल्दी समर्स में हीटअप हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, और सी जो एडजॉइनिंग सी है वो तो कंपैरेटिवली अभी भी ठंडा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। और विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करती है, हाई टू लो ब्लो करती है, तो विंड फिर हाई टू लो ब्लो करने लगेगी। बट जैसे ही विंड हाई टू लो ब्लो करेगी तो क्या होगा, ये तो ओशियन से विंड आ रही है, तो ये ओशन से विंड आ रही है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट पे आके प्रेसिपिटेशन करेगी, तो प्रेसिपिटेशन करेगी तो क्या होगा, बारिश पड़ेगी, और बारिश को ही तो हम मानसून बोलते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। तो यही बोल रहा है कि रैपिड हीटिंग इन द हॉट समर्स, कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और विच अट्रैक्ट्स द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द सराउंडिंग ओशन ब्रिंगिंग टॉरेंशियल रेनफॉल। तो एयर जो है वो सी के ऊपर से ब्लो करती हुई कॉन्टिनेंट के अंदर जाती है और वहाँ पे रेनफॉल करती है, क्योंकि सी के ऊपर से आ रही थी तो मॉइस्चर लेके आ रही थी,
और फिर जब भी अपना कॉन्टिनेंट पे हिट करती है तो वो उसको रेन मतलब रेनफॉल होती है। समझ में आ रहा है? तो वो यही बोल रहा है। विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में उल्टा चीज़ हो जाती है। विंटर्स में जो ये लैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। और जो सी होता है वो कंपैरेटिवली वार्म होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। तो विंड्स उल्टी ब्लो करने लगती हैं, मतलब सी से लैंड से सी की तरफ मूव करती हैं। समझ में आ रहा है? तो दे रिमेन, अब क्या बोला, लैंड इज कम्प्लीटली इन विंटर्स व्हेन द लैंड इज कोल्ड द सराउंडिंग सीज रिमेन कंपेरेटिवली वार्म। ये वार्म रहता है। तो हाई प्रेशर कॉन्टिनेंट पे क्रिएट होता है ना। हाई प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर इंडो पाकिस्तान। इंडो पाकिस्तान वो ये बोल रहा है कि जैसे ये इंडिया ऐसा है ना, आपने देखा है इंडिया ऐसा है, ऐसा करके है ना, यहाँ पे ये है, ये पाकिस्तान है हमारा। तो ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं इंडो पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला रीजन है, दिस इज़ इंडो पाकिस्तान। ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला जो लैंड है, ये वाला जो लैंड है वो कंपेरेटिवली कोल्ड रहता है, तो यहाँ पे आ जाता है हाई प्रेशर। ठीक है। और फिर यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, और जो सीज़ हैं ये वाले अपने बे ऑफ बंगाल हो गया चाहे अरेबियन सी हो गया, तो सीज़ क्या होते हैं, सीज़ अभी कंपैरेटिवली वार्म हैं, तो ये लो प्रेशर पे रहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्लोज आउट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट इनटू द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल। तो जो विंड है वो यहाँ से इधर ब्लो करती है। ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून जिसको बोलते हैं ना, वो यही होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड ब्लो करती है, इधर ब्लो करती है, और देन इट ब्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये रहा बे ऑफ बंगाल आपका, और इंडियन कॉन्टिनेंट से होते वो अपना बे ऑफ बंगाल में ब्लो करती हैं यार। तो यही बोल रहा है। फोहन विंड्स और चिनूक विंड्स मैं आपको बता ही चुका हूँ कि चिनूक विंड्स क्या थी, ड्राई विंड्स थी। कहाँ पर थी ये आपके रॉकीज़ माउंटेन्स में थी, है ना। रॉकीज़ यूएसए में मैंने बताया था कि जब मैं पढ़ा रहा था कि यहाँ पे ये माउंटेन रहता है और यहाँ विंड चढ़ती है, तो यहाँ पे सारी प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो फिर जब वो नीचे आती है तो बहुत ही ड्राई होती है ना। तो ये जब ड्राई विंड्स को ही हम चिनूक विंड्स बोलते थे। और मैंने आपको फोहन विंड्स भी बताया था, बट फोहन विंड्स का लोकेशन अलग था। वो कहाँ पे थी? वो नॉर्दर्न एल्प्स में थी। एल्प्स कहाँ पर है? हमारे स्विट्ज़रलैंड के पास, है ना, वो वाला रीजन है एल्प्स, जहाँ पे एक फेमस पीक भी है जिसको हम मैटरहॉर्न बोलते हैं, है ना, वो एल्प्स में ही है। करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।